हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज 25 फरवरी है। आई होप आप सब अपनी ध्यान रख रहे होंगे और यूपीएससी अपनी आईएएस की टीम को उतना ही प्यार से सजाए हुए रखे और अपनी पढ़ाई बहुत ही दिल से इंटरेस्ट के साथ हर रोज़ पढ़ रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि पढ़ाई अगर आप समझ रहे हो नहीं दिमाग से पढ़ोगे तो कोई काम का नहीं। प्यार को यूपीएससी की पढ़ाई में दिल होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी पढ़ाई की लिमिट कोई भी लिमिट नहीं है, इतनी ज़्यादा पढ़ाई है। तो अगर आप पढ़ाई से प्यार करने वाले हैं तभी आप अपनी आईपीएस या आईएएस की एग्ज़ाम या फिर सपने को क्लियर कर सकते हो, पा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम चलते हैं अपने एनालिसिस फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम द हिंदू न्यूज़पेपर के। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो से आपको हेल्पफुल लगती है, आप यूपीएससी एग्ज़ाम को तैयारी करिए। अगर मेरी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए चैनल को देखकर कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर रही है, मुझे दिख रही है। देखिए, अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी इससे पहले जो चैनल थी द हिंदू एनालिसिस की, वो किसी दुविधा के कारण मुझे डिलीट करना पड़ा, मोबाइल नंबर प्रॉब्लम की वजह से। तो फ्रेंड्स मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करी हो तो हमेशा से हर एक छोटी से छोटी हेल्पफुल वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं आज अपनी एनालिसिस पर। आज हम अपनी न्यूज़पेपर की एक छोटी सी न्यूज़ है जो निर्मला सीतारमण ने कहा है। तो पहले हम ये जान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सरकार कैसे इस पर केस स्टडी करे, काम करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को ब्रिटिश पिलानी के साथ प्रबंधित छात्रों की अर्थव्यवस्था के शासन और प्रवर्तन के संगठन में केंद्र सरकार की कामकाज के 5 सिद्धांतों पर केस स्टडी करने को कहा, जिस पर उन्होंने प्रकाश डालने की ज़रूरत बताई। हमारी जो निर्मला सीतारमण जी है, उन्होंने शनिवार को ब्रिटिश पिलानी प्रबंधन में कहा कि छात्रों के अर्थव्यवस्था या शासन प्रवर्तन संगठन के लिए केंद्र सरकार की कामकाज में 5 सिद्धांतों पर केस स्टडी करने को कहा, जिस पर उन्होंने प्रकाश डालने की ज़रूरत बताई। आपको एक केस स्टडी पर गौर करना चाहिए कि भारत कोविड-19 महामारी से बाहर आया है। एक साथ हो रही दोनों युद्ध की चुनौतियों पर इजराइल गाजा युद्ध का सामना किया है और लाल सागर संबंधित समुद्री डकैती पर भी काबू पाया है। उन्होंने मुंबई महानगर क्षेत्र के कार्यालय पर ब्रिटिश पिलानी मुंबई कैंपस का उद्घाटन करते हुए छात्रों से कहा, दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अभ्यारण्य अनेक क्षेत्रताएँ हैं। फ्रेंड्स, एकदम छोटी सी न्यूज़ है जो हमारी निर्मला सीतारमण ने है। एकदम छोटी सी न्यूज़ है। इसमें अगर नोट बनाने की बात की जाए तो नोट बनाने जैसा कोई नहीं है, बस आपको जानना ज़रूरी था तो मैंने बता दिया। और स्क्रीन में दिया हुआ है ये नोट, और आपको चाहिए आपको लगता है नोट करने की ज़रूरत है तो आप नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी अगली न्यूज़ पर जाते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम है।
फ्रेंड्स, रूसी की जो युद्ध चल रही थी उसके बारे में आई होप सबको पता होगा, और उसमें हमारी इंडियन आर्मी मदद कर रही थी। 100 इंडियन आर्मी मतलब गए थे हेल्प करने, आप सबको पता ही होगा। तो उससे रिलेटेड आज के हमारी ये जो न्यूज़ है, तो चलिए जानते हैं। हमारी इंडियन आर्मी गुजरात का एक 23 वर्ष का व्यक्ति, जिसके रूसी सेना की सुरक्षा या सहायक के रूप में काम पर रखा था, बुधवार को रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई हो रही है उस हवाई हमले में हमारी ये जो इंडियन आर्मी है वो मारी गई है। हमले से बच गए एक भारतीय कर्मचारी ने हिंदू को बताया। उस हमले से बच गए हमारी एक इंडियन आर्मी ने द हिंदू मतलब न्यूज़ वाले को बताया। सूरत जिले की निवासी आमिल अखिन भाई मंगू किया के रूप में पहचाने जाने वाला व्यक्ति दिसंबर 2023 में रूस में भिड़ गए थे। हमारी जो इंडियन आर्मी है एक, जो कि सूरत ज़िले में है, अंकिन भाई मंगू किया रूप में उनको पहचाना जाता है। वो दिसंबर 2023 में रूस में गए थे और उसी वक्त वो रूस की सेना में भिड़ गए थे। हमारी एक इंडियन एजेंट ने इस महीने की शुरुआत में अपनी पिता और भारतीय जो परिवार है दूतावास और पत्र लिखकर मतलब दस्तावेज और पत्र लिखकर उन्होंने अपनी घर मतलब वो हमारी जो इंडियन आर्मी है उन्हें घर वापस लिए जाने के लिए मदद मांगी है। रूसी सेना के साथ अनुबंध पर तैनात को इसके साथ साथ भी हमारी एक और इंडियन आर्मी ऐसे ही चिट्ठी मतलब पत्र लिखकर इंडियन से अपनी फैमिली से इंडियन नेवियों से मदद मांग रही है कि उन्हें वापस लिया जाए रूसियों से। विदेश मंत्रालय अधिकारियों ने कहा कि उन्हें इस विदेश घटना के बारे में सूचित नहीं किया गया है। मृतक की पिता जो हमारी इंडियन आर्मी थे जो मर गए हैं, उनकी पिता अंकिन भाई से 20 फरवरी को आखिरी बार बात की थी, लेकिन उन्होंने कोई अंत विवरण देने का इनकार कर दिया। कर्नाटक के गोलवार के रहने वाले 23 वर्ष की समीर अहमद ने द हिंदू न्यूज़ वाले को बताया, मंगू किया की मौत मिसाइलों के हमले से हुई थी। हमने एक ड्रोन की अपने ऊपर मंडराते हुए देखा। मैं एक खाई खींच रहा था और हामिल लगभग 150 मीटर दूर गली। हमारी जो इंडियन नेवी है समीर, उन्होंने बताया कि वो खाई खोद रहा था और 150 मीटर दूर गोली चलाने का कोशिश कर रहा था। अचानक हमें कुछ सुनाई दिया। मैं और भारतीय जो आखिरी भारतीय सेना थी रूसी सेनाओं के साथ खाई में छुप गए। मिसाइल चली और धरती हिल गई। कुछ देर बाद जब हम बाहर निकले तो हैमिल का मौत हो गया। कैसे मौत हुई वो बता रही है कि वो खाई कूद रहे थे 150 मीटर दूर, जो हमारी मित्र सेना है वो थी, और अचानक मिसाइल चलने की आवाज़ आई। वो हमारी जो आखिरी इंडियन नेवी थी वो और रूसी की कुछ सेनाएं उस खाई में छुप गए, और जब खाई से बाहर आया तो देखा हमारी जो इंडियन नेवी है उनका मौत हो गया है। श्री अहमद ने कहा, एक भारतीय कार्यकर्ता ने हमारी जो भारतीय थे
श्री अहमद ने कहा कि हमारी मंगूकिया की शरीर की एक सज्जा की, जिसमें चेहरे और खोपड़ी पर कोई चीटें थी। कुल मिलाकर अहमिल सहित 4 भारतीय थे जो समूह का हिस्सा थे। शामिल रूसी सेंट कमांडर सेना की बहुत करीब थी और वो उस पर भरोसा करते थे। हवाई हमला तक हुआ जब खाई खोदी जा रही थी। मारे गए लोगों के एक नेपाली भी शामिल थी। एक आंत भारतीय कार्यकर्ता ने कहा, माना कि घटना की एकदम सटीक विवरण अज्ञात है। बीबीसी न्यूज़ की एक रिपोर्ट में कहा गया कि पूर्व यूक्रेन कच्चे वाले एक प्रशिक्षण क्षेत्र पर 2 मिसाइलों की चपेट में आने से कम 60 रूसी सेनाओं मारा गया। रूसी टेलीग्राम चैनलों पर बातचीत से पता चला कि समुद्र पर यूक्रेन मिसाइलों से हमला किया गया था। जब वो निरीक्षण के लिए एक खुले मैदान में खड़े थे, एक एजेंट ने भारतीय ब्राज़ील दूतावास के लिखा था। उस व्यक्ति ने पिता को और उसे घर वापस लाने की मदद मांगी थी। मतलब वो हमारी जो इंडियन नेवी है वो युद्ध के दौरान ही अपने पिता को एक पत्र चिट्ठी लिखा कि उन्हें वापस ले जाया जाए, मदद मांग रही थी। मतलब हमारी जो इंडियन नेवी है वो रूसी की मदद करते करते कैसे मारे गए आप सबको पता ही होगा। जो कि एक 23 वर्ष की सेना है जो कि गुजरात की है, रहने वाली है। कितनी दुख की बात है, क्योंकि हमारी इंडियन नेवी फ्रेंड्स, ये जो हमारी न्यूज़ है ये यूपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि ये हमारी इंडियन नेवी और इंटरनेशनल देश और मतलब 2 देशों के बीच में है। ये आपको क्वेश्चन आ सकती है, इसका आप पूरा नोट बना लीजिए और स्क्रीन में पूरा नोट दिया हुआ है, आप चाहे तो उसका ही कॉपी रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ पर। कौन कौन से हमारी इंडियन नेवी रूसी में कैसे मारे गए थे, उन्होंने क्या मतलब मदद कैसे मांगी थी, किस साल में, कब उनके पिताजी आखिरी बार उनको देखा था, ये सब क्वेश्चन आ सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम अपनी अगली न्यूज़ पर जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारी जो मतलब देश में या विदेश में कहीं भी देखो, खास करके हमारे देश में जंगलों की वन की क्या अवस्था है आप सबको आई होप पता ही होगा, क्योंकि आप सब यूपीएससी के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो तो आपको हर एक चीज़ पता होना चाहिए। आई होप पता है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पता चल जाएगा मेरी इस न्यूज़ से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की हमारी न्यूज़ है मतलब पेड़ से रिलेटेड, वन से रिलेटेड हमारी सुप्रीम कोर्ट की क्या आदेश है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। और फ्रेंड्स, आज जो शब बारात है आप सबको पता ही होगा, तो आसपास थोड़ी सी आवाज़ें आएगी। माना कि आवाज़ नहीं आना चाहिए, मतलब सब कुछ बंद है फिर भी मतलब आवाज़ आ रही है मेरी कोचिंग में, तो फ्रेंड्स प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा और अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट का वन से रिलेटेड क्या आदेश है। अधिनियम की तहत पर वनों की सुरक्षा कैसे की जाती है, केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन क्या है। चलिए जानते हैं। अदालत ने अंतरिम आदेश में इस बात पर जोर दिया गया है कि जब तक राज्य और केंद्र में शासित प्रदेश
वन भूमि का समेकित रिकॉर्ड तैयारी नहीं कर लेते तब तक जंगल का सर्वव्यापी शब्दकोश अर्थ बन रहेगा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वो जंगल की सर्वव्यापी शब्दकोश अर्थ का पालन जारी रखे, जैसे कि TN में 1996 के सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में बरकरार रखा था। कोदाबरम सिरुमुल पाद मामले में 2023 की संशोधित वन संरक्षण अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर अंतिम फैसला आने तक अदालत ने सरकार से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा वन को रूप में समझी जाने वाली भूमि का एक समेकित रिकॉर्ड अप्रैल तक सार्वजनिक करने के लिए भी कहा है। वन संरक्षण अधिनियम क्या है? चलिए जानते हैं। वन संरक्षण अधिनियम जो 1980 में लागू हुआ की कल्पना जंगलों की कटाई और रोकने के लिए की गई। अनुमान 1951 से लेकर 75 के दौरान 40 लाख हेक्टेयर वन भूमि उपयोग किया गया था। फ्रेंड्स, अगर आपको मतलब ये जो साल बता रही हूँ इसमें अगर कोई भी दिक्कत हो तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। स्क्रीन में दिया हुआ है, मतलब नोट बनाने के लिए जो जो टॉपिक चाहिए आपको स्क्रीन में मिल जाएगा और मेरी बातों से समझना है। ओके, तो चलिए जानते हैं कहाँ थी मैं। हाँ, 1951 से लेकर 45 के दौरान 40 लाख हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग किया गया था और एक बार अधिनियम लागू होने के बाद परिवर्तन की औसत वार्षिक आहार लगभग 22,000 हेक्टेयर या लगभग 10वें हिस्से तक हो गई है, जो केंद्र द्वारा एक संसदीय पैनल को दिए गए आंकड़ों के अनुसार है। कानून की प्रभावशालीता प्रदर्शित करने के लिए, हालांकि इस कानून की प्रबंधन मुख्य रूप है 1980 के बाद से भारतीय वन अधिनियम राज्य द्वारा अपने रिकॉर्ड में मान्यता प्राप्त वन भूमि के भूखंड पर लागू होना है। तमिलनाडु में अवैध लकड़ी की कटाई के कारण सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक गोदावरम फैसला सुनाया। 1996 में भिरुमुलपथ निर्माण, इसमें आदेश दिया गया कि जंगल की सुरक्षित की जाना चाहिए, हालांकि उन्हें कैसा वर्गीकृत किया जाए और उनका स्वामित्व किसका हो, इससे मानित वन या वन क्षेत्र की सदस्य की अवधारणा सामने आई, जिन्हें आधिकारिक तौर पर सरकारी या राज्य रिकॉर्ड में वर्गीकृत नहीं किया गया था, लेकिन वो उनके जैसा दिखते थे। फैसले के बाद बीते 18 वर्ष में राज्यों ने विशेषज्ञ समितियों की सर्वेक्षण और रिपोर्ट के आधार पर वनों की अलग अलग व्यवस्था की है। भारत में वनों और घातक पौधों की व्यापक विविधता की देखते हुए ये स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए हमारी ये जो न्यूज़ है उसकी एक उदाहरण मिल रही है, ये आपको पूरा नोट करनी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ से लेकर जो 28% है, मतलब ये आपको पूरा नोट करिए। तो सुनिए फ्रेंड्स, 28 वर्षों में राज्यों में विशेषज्ञ
समितियों की समीक्षाओं और रिपोर्ट के आधार पर वनों की अलग अलग व्यवस्था की है। भारत ने वनों और घातक पौधों की व्यापक विविधता को देखते हुए ये स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जंगल को एक ऐसी भूभाग के रूप में परिभाषित करते हैं जो कि कम से कम 10 हेक्टेयर फैला हो, जो कि प्राकृतिक रूप से उगने वाली पेड़ और लकड़ी, इधर की लकड़ी और उपज देने वाली पेड़ों से टिका हो और जिसका घनत्व 200 पेड़ या प्रति हेक्टेयर से अधिक हो। गोवा वन की भूमि के एक टुकड़े के रूप में परिभाषित करना है जिसका कम से कम 75% भाग वन प्रजातियों की जो प्रजातियां हैं उनसे टिका हुआ है। कुछ राज्य के पास कोई पैरामीटर ही नहीं है। डीम्ड वन की अलग अलग परिभाषाओं के कारण भारत में उनकी स्वीकृत प्रसार के अनुसार भारत के 80 मिलियन हेक्टेयर की आधिकारिक वन क्षेत्र का 1% से लेकर 28% है। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ से लेकर हमारी ये जो 28% है ये आपको पूरा नोट करनी है, ठीक है। एक्चुअली में देखी जाए तो पढ़ने वाली कोई बात नहीं है, आपको अपनी लैंग्वेज में नोट करनी है और एग्ज़ाम आने पर बस एक बार देखनी है, ठीक है। क्योंकि ये जो पूरा न्यूज़ है अगर आप दिमाग से एक बार सुन भी लो, दिल से एक बार प्यार से सुन भी लो स्टोरी की तरह, तो बहुत है। वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन का कहना है कि केंद्र की हालिया प्रयास स्पष्ट रूप से स्पष्टता लाने के लिए था, क्योंकि वो अभिलेखित वन भूमि के बारे में हिस्से थे जिन्हें पहले ही कानूनी तौर पर गौर बनाने के लिए रखा जा चुका था। ओके फ्रेंड्स, चलती है ये न्यूज़ फ्रेंड्स थोड़ी सी बड़ा है, तो नोट करने वाले अगर बात की जाए तो ज़्यादा नहीं है, पर न्यूज़ थोड़ी बड़ी है। तो चलिए, लेकिन राज्य के मानक वन के अनुरूप है, जिससे ऐसी भूमि का उपयोग और समिति की समक्ष चुनौतियाँ उत्पन्न हो गई। इस तरह की अस्पष्टता ने तेजी नागरिकों के बीच उन्हें महत्वपूर्ण पारिस्थितिक लाभों के बावजूद तेजी, वृक्षारोपण और बागों की खेती करने के प्रति अनिच्छा पैदा कर दी, इस डर से कि उन्हें वन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और इस प्रकार उनका स्वामित्व शून्य हो जाएगा, जो कि 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन का कार्बन सिर्फ बनाने की भारत की महत्वाकांक्षाओं के लिए अपनी शुद्ध शून्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वन कानूनों को गतिशील होना आवश्यक था और नियमों में ड्रीम फर्स्ट को हटाने की मांग की गई थी, जो पहले से ही इस तरह की दर्ज नहीं किया गया था। तो चलिए, आज की हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट टॉपिक है वो चलते हैं वन की वजह से। संशोधन किससे संबंधित है? संशोधनों से रेल लाइन या सड़क के किनारे स्थित सुरक्षित वन भूमि की सीमा को भी परे रखा गया था, जो किसी बस्ती तक पहुंच प्रदान करने के लिए आवश्यक है। अधिकतर आकार
0.10 हेक्टेयर तक। फ्रेंड्स, जिसमें एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ये नोट करनी है कि कितना हेक्टेयर तक उनको मतलब प्रदान करने के लिए आवश्यक थे, ठीक है। आधी कदम आकार 0.10 हेक्टेयर तक। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं या नियंत्रण रेखाओं की वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ 100 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थिर वन भूमि और जिसे राष्ट्रीय महत्व राजनीतिक रैखिक परियोजनाओं की निर्माण के लिए माफ़ करने की आवश्यकता है, इसको भी अधिनियम की छूट दी जाएगी। सुरक्षा संवर्धन बुनियादी ढांचे की निर्माण में उपयोग के लिए आवश्यक माने जाने वाले जंगल में 10 हेक्टेयर या वामपंथी उग्रवाद प्रभावित वन भूमि में 5 हेक्टेयर भी सुरक्षा से वंचित होगी। सरकार तर्क ये है कि आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की सुविधा के लिए ये छूट आवश्यक है। जिसके अलावा केंद्र ने अब तक दी गई स्थानीय समुदायों द्वारा वनों और उचित सुरक्षाओं की संरक्षण के लिए चिड़ियाघरों और सफारियों की बढ़ावा देकर आजीविका आवश्यक पैदा करने की आवश्यकता है। मतलब हमारी जो चिड़ियाघर है, आई होप आप सब गए ही होंगे क्योंकि मेरा फेवरेट है चिड़ियाघर। तो फ्रेंड्स, तो चिड़ियाघर करने की सरकार के पीछे जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो क्या है, हमारी जो देश में या फिर हमारी दुनिया में जो मतलब एनिमल्स है वो विलुप्त हो रही है, उनकी जो मतलब पहचान है या फिर उनका जो लुप्त है उनको बचाए, उनका जो जाति है उनको बचाने के लिए चिड़ियाघर बनाया गया है। सरकार का इस टॉपिक का कहना है कि पेड़ को भी बचाने के लिए इस तरह से कुछ बनाने की उनकी सोच है, या फिर इस तरह से ही हमारी पेड़ों को बचाने के लिए सरकार चिंतित है। लेकिन आलोचकों को बताया गया कि ऐसा सक्षम प्रवर्तन पहले से ही एक अधिनियम वन का अधिकार अधिनियम 2006 से मौजूद है। मतलब ऐसे ही एक जो नियम है, सोच है, इस तरह की एक 2006 से ही मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण आदेश क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये पूरा आपको नोट करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश की तहत है कि वनों की सहन इस तरह से जारी रहेगा जैसे कि केंद्र के हालिया संशोधन अस्तित्व में ही नहीं है। मतलब इस तरह से जारी रखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, हमारी वन संरक्षण को, जैसे ऐसे लगे कि हमारी वन, हमारी पेड़ जैसे कोई खतरे में ही नहीं हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसमें कहा गया कि राज्यों की अपनी खेत और मान्य वनों की सीमा पर राज्य द्वारा गठित समितियों की रिपोर्ट उपलब्ध करानी चाहिए और केंद्र की प्रकाशित करना चाहिए। इसने वन भूमि पर चिड़ियाघर और सफारी पार्क बनाने की योजनाओं को भी रद्द कर दिया। फ्रेंड्स, हमारे देश में सरकार अभी जंगल या पेड़ को लेकर कितनी ज़्यादा चिंतित है, आप सब देख ही रहे होंगे। तो आज की हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्ट है वो सुन लिया आपने। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी यूपीएससी एग्ज़ाम के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, ये
जो है मेरी नैनी चैनल है, इससे पहले जो एनालिसिस करती थी उस चैनल को किसी दुविधा के कारण डिलीट करनी पड़ी है। आप सबको मैंने पहले ही बताया। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए हर एक छोटी सी छोटी इम्पॉर्टेंट नोटिस के लिए, ठीक है, हर एक इम्पॉर्टेंट छोटी सी छोटी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पाने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हर रोज़ द हिंदू एनालिसिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नए चैनल देखते ही बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, मतलब तो अगर आप सब्सक्राइब कर दें तो हमें मोटिवेशन मिलती है मेहनत करने की, ऐसे ही आप सबको हेल्प करने की मोटिवेशन मिलती है। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब, और अगर मेरी वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर। फ्रेंड्स, मेरी इस चैनल में सिर्फ यूपीएससी एग्ज़ाम वालों के लिए ही है, और यूपीएससी हर एक छोटी सी छोटी न्यूज़ मेरी चैनल में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं। और ये टॉपिक में नोट थोड़ा लंबा होने वाली है, और नोट आपको बनानी है अपनी लैंग्वेज में, जो कि इम्पोर्टेंट है सिर्फ, और समझना मेरी बातों से ही है। स्टोरी की तरह प्यार से मतलब न्यूज़ को सुनिएगा, ठीक है। चलिए जानते हैं। क्या यूक्रेन युद्ध विश्व व्यवस्था बदल रहा है? हमारी जो ये क्वेश्चन है, हमारी ये पूरी न्यूज़ बताएगा। क्या यूक्रेन युद्ध विश्व व्यवस्था बदल रहा है? युद्ध इतना लंबा क्यों खींच गया? रूस, रसिया और वैश्विक दक्षिण की ओर क्यों झुक रहा है? क्या शक्ति संतुलन में कोई बदलाव आया है? रूस ने प्रतिबंधों के आसपास कैसे काम किया है? क्या इनकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है? यूक्रेन के बारे में क्या है? क्या इनकी जवाबी हमले विफल हो गई है? ये सारी क्वेश्चन के आंसर हमारी आज न्यूज़ बताएगा, और ये सारी क्वेश्चन नोट कर लेना फ्रेंड्स, और आंसर मेरी न्यूज़ से समझ के अपनी लैंग्वेज में बना लेनी है। चलिए जानते हैं। युद्ध के बदलती दुनिया में पश्चिमी शक्ति की सीमाएं उजागर कर दी है। यूक्रेन में रूस का युद्ध तीसरी साल में प्रवेश कर गया है। मतलब फ्रेंड्स, ये जो यूक्रेन और रूस की युद्ध है, कितनी लंबे समय से चल रही है, आप समझ ही सकते होंगे। और आप सब यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाली है फ्यूचर में। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स आईएएस आईपीएस बन भी जाएगा, जो कि पढ़ाई से प्यार करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अपनी ये जो न्यूज़ है आपको जानने में बहुत ही इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ये पढ़ाई नहीं है, स्टोरी की तरह ही आप सुने और नोट अपनी लैंग्वेज में बनाए। एग्ज़ाम आने में एक बार देख लो, मतलब बहुत हो जाए। चलिए जानते हैं। यूक्रेन में रूस का युद्ध तीसरे साल में प्रवेश कर गया है। 24 फरवरी में 2022, ठीक है। फिर हिंदी में बता रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है सुनने में। आपको ऐसे मत सोचिए कि मुझे बोलने में मिस्टेक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, 26 फरवरी की 2022 में कई लोगों ने सोचा था अपनी छोटी पड़ोसी के खिलाफ रूसी सेना कई बार सबसे बड़ी हो गई है। तृतीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोप में भूमि युद्ध जारी है। तृतीय मतलब 3 वर्ष तक युद्ध की समाप्ति होने के बाद यूरोप की भूमि में युद्ध जारी है। इस युद्ध ने रूस को मोड़ पर धकेल दिया। सामान्य तौर पर एशिया और वैश्विक दक्षिण और
जबकि पश्चिम यूक्रेन का समर्थन करना जारी रहेगा। रूस के पीछे धकेलने और कमज़ोर करने का प्रयास भारत सहित अधिकारी देश बने हुए हैं, क्योंकि ये जो हिंसा है वो जारी है। अब रक्षा विशेषज्ञों के साथ साथ लीक हुई पश्चिमी खुफिया आकलन की रिपोर्ट के बीच में आम सहमति है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप के दूसरे सबसे बड़े देश पर आक्रमण का आदेश एक गंभीर राजनीतिक गलती की। मतलब जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे, उन्होंने यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी देश में आक्रमण की आदेश दी, जो कि राजनीतिक तौर पे बहुत ही बड़ी गलती की, जो नाटो का करीबी सहयोगी भी है। कम से कम 2 लाख सैनिक श्री पुतिन की मतलब जीत की उम्मीद थी। 5 लाख जो सैनिक थी वो श्री पुतिन की जीतने की उम्मीद थी, जैसा कि उन्होंने 2008 में जॉर्जिया और 2014 में क्रीमिया के किया था। मतलब 2008 में जॉर्जिया और 2024 में क्रीमिया में किया था। लेकिन जैसे ही रूसी युद्ध मशीन यूक्रेन में फंस गई, पश्चिम सेना सहायता, प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय भारे के सेनाओं के साथ आगे बढ़ गए। मतलब अपनी सेना जब हार गए तो इनकी भारे की सेनाओं जो थे उनके साथ वो युद्ध में आगे बढ़ गए। 2022 में अपनी सेनाओं की खार्किव से पीछे हटने के लिए मजबूर होने के बाद श्री पुतिन ने तुरंत आंशिक लामबंदी का आदेश दिया। तब से रूस के सेना अभियान के ध्यान संपूर्ण आक्रमण से हटकर सीमित आक्रमण लड़ाकों के साथ रक्षा की दिखाई की मजबूरी करने पर केंद्रित हो गया। जब यूक्रेन एक बड़ा जवाबी हमले की तैयारी कर रहा था, तो रूस ने हजारों यूक्रेन सेनाओं की डोनेट्स्क की बहमूत में बस्त रखा, साथ ही 1000 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा पर रक्षा किलोबंदी का निर्माण किया। पिछले मई में रूसिया ने बहमूत को ले लिया। अब युद्ध कहाँ खड़ा है? यूक्रेन का जवाबी हमला शुरू होने में 8 महीने की बाद यूक्रेन की जो जवाबी हमले हैं उनकी शुरू होने की 8 महीने बाद ये स्पष्ट है कि अभियान विफल हो गए। जैसे कि यूक्रेन सेनाओं की कमांडर जनरल वैलेरी गलुजनी ने स्वीकार किया था, जिनसे इस महीने की शुरुआत की राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने निकाल दिया था। जनरल गलुजनी ने बड़ा पैमाने पर लामबंदी का आह्वान किया था, जिसमें बताया गया कि यूक्रेन अग्रिम युक्ति में लड़ाकू विमानों में भारी कमी का सामना कर रहा है, जिन्होंने जवाबी हमले में पश्चिम द्वारा आपत्ति किया गया अपने कोई हथियार खो दिए और नई आपूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन रिपब्लिकन विरोध के बीच अमेरिका के मिलने वाली सहायता कांग्रेस में अटकी हुई है। दूसरी ओर रूसी आक्रमण है। दिसंबर में रूस ने बहमूत पतन के बाद अपनी पहली जीत का दावा किया, जब उन्हें डोनेट्स्क में रेखा पर कब्जा कर लिया।
इस महीने की शुरुआत में महीनों तक चली लड़ाई और भारी नुकसान के बाद यूक्रेन डोनेट्स्क में राजनीतिक रूप में महत्वपूर्ण शहर अवदीपका छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। रूसी अब डोनेट्स्क पश्चिम की ओर आगे बढ़ रहे हैं और दक्षिण में यूक्रेन की खेर्सन में यूक्रेन सेना पर दबाव बढ़ रहे हैं। पश्चिम ने यूक्रेन की प्रति दूसरा दृष्टिकोण अपनाया था। एक था रूस के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए कीव को आर्थिक और सेनाई सहायता प्रदान करना और दूसरा था चरण प्रतिबंधों के माध्यम से रूस की अर्थव्यवस्था युद्ध मशीन को कमज़ोर करना था। यूक्रेन ने असफल जवाबी हमले और ट्रम्प के दूसरे राष्ट्रपति बनने की संभावना के साथ वाशिंगटन में बदलने राजनीतिक माहौल के साथ इस नीति का पहला शब्द पूर्ण जोखिम नहीं तो अनिश्चितता का सामना कर रहा है। दूसरा तथ्य प्रतिबंध ने रूस को बुरी तरह आहत किया है। पश्चिमी अधिकारियों का मानना है कि प्रतिबंधों ने रूस को 430 अरब डॉलर से अधिक में राज्य से वंचित कर दिया है, जो अन्यथा युद्ध शुरू होने के बाद से प्राप्त होता। प्रतिबंधों ने रूस को कैसे प्रभावित किया है, चलिए जानते हैं। रूस ने प्रतिबंधों से निपटने और अर्थव्यवस्था को चालू रखने के कई तरीके खोजे हैं। कब यूरोप ने ऊर्जा वृद्धि में कटौती की, रूस ने बड़ी बढ़ती अर्थव्यवस्था को रियायती कच्चे तेल की पेशकश की। चीन, भारत और ब्राज़ील इसने अपनी नई बाजारों में तेल भेजना जारी रखने के लिए जहाज़ों का एक बड़ा इकट्ठा किया। पश्चिमी शिपिंग कंपनियों और बीमाकर्ताओं पर भरोसा किए बिना इनकी फर्जी और निजी कंपनियों स्थापित की। के वापस की गई डॉलर से अंत मुद्राओं और मुख्य रूप से चीनी युआन की ओर चला गया और घरेलू स्तर पर रखा और सार्वजनिक खर्च का बढ़ावा दिया। उसका रखा बजट इस वर्ष लगभग 70% बढ़ाया गया था। इससे ईरान और उत्तर कोरिया के साथ भी संबंध मजबूत किया, जो अमेरिका प्रतिबंधों से जुड़ रहे थे और उनसे ड्रोन से लेकर क्रूज मिसाइलों और गोला बारूद तक हथियार आयात किया। युद्ध शुरू होने की 2 साल बाद प्रतिबंधों के बावजूद रूस का ऊर्जा उद्योग और उनका जो सेना परिषद दोनों जिम्मेदार बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार रूस ने अकेले जनवरी में अपना तेल निर्माण से 15.6 बिलियन डॉलर कमाए, जो पिछली गर्मियों में 11.8 बिलियन डॉलर से अधिक है। रूसी रक्षा मंत्रालय की दावा है कि उन्हें 2023 में 1.530 टैंक और 2.518
वाक्यबंध निर्माण किया। युद्ध रूस को कैसा बदल रहा है। ये जो युद्ध मतलब लड़ाई चली है, इस लड़ाई में युद्ध कैसे बदल रही है या बदल रहा है, यह हम जानते हैं। चलिए, इसका मतलब ये नहीं है कि श्री पुनीत और उनके हम बर्तन लोगों के लिए सब कुछ ठीक चल रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद इसके पड़ोस की देश स्वीडन और फिनलैंड रूस के साथ गठबंधन की सीमा का विस्तार करते हुए नाटो में शामिल हो गए हैं। सत्ता में आने के बाद श्री पुनीत ने यूरोप के साथ मजबूत आर्थिक संघ व्यवस्था बनाने में वर्षों बिताए, जो अब जर्जर हो चुके हैं। अपनी निकटतम पड़ोस पर रूस की पकड़ भी ढीली हो रही है, जो आर्मेनिया के साथ तलब और मॉस्को की नेतृत्व वाले सामुद्रिक सुरक्षा संगठन CSTO की भागीदारी को रोकने के बाद फैसले में स्पष्ट था। रूस भी चीन पर निर्भर होता जा रहा है। मतलब रूस भी चीन पर निर्भर होता जा रही है। भले ही सावधान है कि नई दिल्ली की संवेदनशीलता खराब ना हो। अंतरिम रूप से रूसी राज्य समाज पर अपना नियंत्रण कड़ा कर रहा है और युद्ध की किसी भी आलोचना पर रोक लगा रहा है। पिछली साल प्रागोजिन वृद्धों ने श्री पुनीत द्वारा बनाया गया राज्य के कवच में खामियों के उजागर कर दिया। 16 फरवरी की सुदूर आर्कटिक जेल में रूस में राष्ट्रपति पुनीत के सबसे मुखर आलोचक अलेक्सी नावल्नी की मौत रूस द्वारा अहमति को संभालने की तरीका को आलोचना को समर्थित करती है। यदि सिविलियन पक्षात रूस एक प्रवर्धित लोकतंत्र प्रतीत होता है, तो युद्ध पक्षात रूस की एक कसकर नियंत्रित सत्तावादी राज्य के ओर बढ़ रहा है। दुनिया के लिए इसका क्या मतलब है? सहायता के माध्यम से यूक्रेन को सशस्त्र बनाने और प्रतिबंधों को माध्यम से रूस को कमजोर करने की पश्चिमी रणनीति कम नहीं करती दिखाई दे रही है। युद्ध की बदलती दुनिया में प्रतिबंधों को प्रभावी बनाने के लिए पश्चिमी शक्ति की सीमाओं को भी उजागर कर दिया है। ट्रांस-अटलांटिक गठबंधन को अब चीन और भारत जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की समर्थन की आवश्यकता है। जबकि रूस ने लगातार प्रतिबंधों को आसपास कम करने की तरीका खोजी है, उसे भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है और उसे प्रतिबंधों की दीर्घकालीन प्रभावी से लड़ना होगा। यदि कोई महान व्यक्ति महान शक्ति है जो इस अराजकता से अपेक्षाकृत अछूती रखती है, तो वो चीन है। जब संघर्ष को देखता है तो उसे पश्चिम और रूस दोनों यूक्रेन में फंसी हुई दिखाई देते हैं। मतलब फ्रेंड्स, ये जो कितनी बड़ी न्यूज़ है पता ही होगा आपको। तो ये ख़त्म हुआ हमारी देश की, हमारी जो एक लड़ाई चली है उसकी पूरी न्यूज़। आई होप मैं थोड़ी सी भी मतलब
कट नहीं करती हूँ। यूपीएससी की हर एक छोटी से छोटी बात भी मैं नोट करती हूँ, क्योंकि आईएएस होना इतनी आसान नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे छोटी सी छोटी इम्पोर्टेंट न्यूज़ चाहिए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, चलिए उस पर आते हैं। और स्क्रीन पर आपकी मैं अपनी सारी जो नोट है वो स्क्रीन पर दे देती हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, मतलब मेरी बातों से तो आप समझ रहे हो, अगर नोट बनाने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप स्क्रीन से पूरी तरह से हेल्प पा सकती हो। चलिए फ्रेंड्स, अपनी अगली इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी न्यूज़ पर आते हैं। आज की हमारी ये जो न्यूज़ है वो प्रधानमंत्री किसानों से, मतलब प्रधानमंत्री जो है किसानों के लिए क्या सरकारी भूमिका या सहायता पेश किया है उससे रिलेटेड। चलिए जानते हैं। इसमें अगर पढ़ाई की बात की जाए तो एक बार सुन लीजिए, आपको बहुत हो जाएगा। और नोट बनाने की अगर ज़रूरत, हाँ, यूपीएससी के लिए थोड़ी वीक्स की मतलब छोड़ना नहीं चाहिए। नोट बना लीजिएगा अपनी लैंग्वेज में, एकदम सरल भाषा में, ठीक है। और मेरी बातों से न्यूज़ को समझिए। प्रधानमंत्री ने किसानों की कल्याण में सरकारी समिति की भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यहाँ सरकारी क्षेत्र के लिए कोई प्रमुख पहलों का उद्घाटन करते हुए कहा कि सरकारी समितियों में सामुदायिक ताकत के साथ किसानों की युक्तिगत निपटने की क्षमता है। श्री मोदी ने कहा, कृषि और किसानों के नींव को मजबूत करने में सहयोग की शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने सरकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की उद्घाटन किया, जिसमें 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण या समिति PACS शामिल है। श्री मोदी ने इस पहल के तरह गोदामों में कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए देश भर अतिरिक्त 500 पैक्स की आधारशिला भी रहे। केंद्र ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य है कि नाबार्ड द्वारा समर्थित और राष्ट्रीय सरकारी विकास निगम के नेतृत्व में संयुक्तम प्रयास के साथ देश में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। श्री मोदी ने कहा कि सरकारी समितियों की भावना, प्रणालियों और संसाधनों की सीमाओं से परे और असाधारण परिणाम देने हैं। उन्होंने कहा, सहकारिता लाभ अब मछुआरों को और पशुपालकों को भी, जो मतलब मछुआरे हैं और पशुपालन है, उन तक भी पहुंच रहा है। मत्स्य पालन क्षेत्र में 25,000 से अधिक सरकारी इकाइयां कार्यालय है। ये रेखांकित करते हुए कि सरकारी समितियों में सामुदायिक शक्ति के साथ किसानों की व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने की क्षमता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही किसान और पशुपालन या सामुद्रिक शक्ति, मतलब आप समझ रहे होंगे, किसान और सामुद्रिक शक्ति से रिलेटेड, ज़्यादा किसान से रिलेटेड ये न्यूज़ था। आई होप, एकदम छोटी सी स्पीच थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और नोट बनाने में अगर दिक्कत हुई तो मैं बता रही हूँ, बार बार स्क्रीन में दिया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ में चलते हैं।
ओके फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना। आपकी यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए हर एक छोटी से छोटी ज़रूरत नोटिफिकेशन न्यूज़ के लिए मेरी चैनल हमेशा आपको बहुत ही हेल्प करेगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।